हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है त्रुटि के लिए जगह। त्रुटि का मतलब है बनाई गई योजना काम ना करे। जब हम किसी चीज़ के लिए योजना बनाते हैं और वो योजना काम ना करे तो उसके लिए हम त्रुटि बोल देंगे। किसी भी योजना का सबसे बड़ा भाग तब के लिए योजना बनाना जब कोई की योजना काम ना करे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए अपना चैप्टर का शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 13। अच्छे वित्तीय आचरण के सर्वश्रेष्ठ कुछ उदाहरण एक स्थान पर देखे जा सकते हैं, लॉस वेगास के कसिनो में। हाँ, सब खिलाड़ियों के बीच नहीं, लेकिन कुछ ब्लैकजैक खिलाड़ियों को एक छोटा सा समूह जो कार्ड गिनने का अभ्यास करते हैं, साधारण लोगों की संपत्ति के प्रबंधन के बारे में कुछ असाधारण रूप से महत्वपूर्ण बात सिखा सकते हैं। त्रुटि के स्थान का महत्व। ब्लैकजैक कार्ड की गिनती का मूल सिद्धांत सरल है। जब कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि डीलर कौन सा कार्ड निकालेगा, लेकिन इस बात पर निगाह बनाए रखने की कौन कौन से कार्ड निकाले जा चुके हैं, आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेक में कौन कौन से कार्ड बचे होंगे। ऐसा करने से आपको किसी कार्ड के निकाले जाने का संयोगानुपात पता चल सकता है। एक खिलाड़ी के रूप में जब आप अधिक बाजी लगाते हैं, जब आप जो कार्ड पाना चाहते हैं उसे पाने का संयोगानुपात आपके पक्ष में हो, और जब कम और तब कम जब यह संयोगानुपात आपके विरुद्ध हो। यह कैसे किया जाता है उसकी प्रक्रिया यह मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि एक ब्लैकजैक कार्ड गिनने वाला यह जानता है कि वे संयोगानुपात का खेल खेल रहे हैं। किसी भी बाजी को वे सोचते हैं कि उनके सही होने की संभावना, लेकिन साथ ही यह भी जानते हैं कि वे गलत भी हो सकते हैं। उनका पैसा देखा जाए तो वे यह अजीब लग सकता है, लेकिन उनकी कार्यनीति पूर्णतः विनम्रता पर निर्भर करती है। इस बात की विनम्रता कि वे नहीं जानते और नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है। वे इस हिसाब से खेलते हैं। कार्ड की गिनती का तरीका काम करता है क्योंकि यह संभावना का थोड़ा सा हाउस में खिलाड़ी की ओर झुका देता है, लेकिन जब संयोगानुपात आपके पक्ष में लगे तो आप भारी रूप से बाजी लगाएं, और अगर आप गलत निकले आप इतना अधिक पैसा हार जाएंगे कि आपके पास खेलते रहने के लिए पैसा नहीं बचेगा। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जब आप इतने सही हों कि आपके सामने रखी हर एक चिप दांव पर लग जाए। दुनिया किसी के लिए इतनी मेहरबान नहीं होती, कम से कम समान रूप से तो नहीं। आप स्वयं की त्रुटि के लिए स्थान देना जरूरी है कि आपको तब के लिए योजना बनानी है जब आपकी योजना काम ना करे। इतिहास ऐसी अच्छी योजनाओं से भरा पड़ा है जिन्हें इतना दूर ले जाया गया कि उनमें से खराब योजनाओं के अंतर ही ना दिखें। त्रुटि के लिए जगह रखने में बुद्धिमत्ता यह है कि अनिश्चित, अनियमितता और संयोग अज्ञात जीवन के सदा रहने वाले हैं। उनका सामना करने में एकमात्र तरीका यह है कि आप जो सोचते हैं कि होगा और क्या हो सकता है, जिसके बाद आपको अंतर लड़ने की शक्ति बची रहे। इसके बाद आपके अंदर लड़ने की शक्ति बची रहे, इनके बीच का अंतर को बढ़ाया जाए। बेंजामिन ग्रैहम अपनी सुरक्षा सीमा के सिद्धांत के बारे में जाने जाते हैं। इस बारे में उन्होंने विस्तार से गणितीय विवरण के साथ लिखा, लेकिन इस सिद्धांत का मेरा पसंदीदा सारांश तब आया जब उन्होंने एक साक्षात्कार में यह कहा कि सुरक्षा बीमा का उद्देश्य पूर्वानुमान और अनावश्यक करना है। इस सरल से कथन में इतनी शक्ति यह है कि अधिक नहीं कहा जा सकता। सुरक्षा बीमा आप इस त्रुटि के लिए स्थान या अतिरिक्त भी हो सकता है। ऐसे संसार में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ते रहने की एकमात्र तरीका यह है कि संभावनाओं से चलना, और विपत्ति और संपत्ति से संबंधी लगभग सब कुछ इसी संसार में पाया जाता है। ग्रैहम की सुरक्षा एक सीमा का सुझाव है। हमें संसार को श्वेत और भावी वचनीय या जुआ के रूप में देखना
की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग संपत्ति के साथ जो भी करते हैं उसमें त्रुटि के स्थान की आवश्यकता को कम आंकते हैं। स्टॉक विश्लेषण अपने ग्राहक को मूल्य सीमा के बजाय मूल्य लक्ष्य देते हैं। आर्थिक पूर्वानुमानकर्ता सटीक आंकड़ों का अनुमान लगाते हैं, व्यापक संभावनाओं का नहीं। वह पंडित जो अधिक अनिश्चितता की बातें करता है। दो बातें जो त्रुटि के स्थान को टालने का कारण करती हैं। पहली, यह धारणा कि हमें यह पता होना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, जो इसका विपरीत मान लेने के बेचैनी से जन्म लेती है। दूसरी यह कि इसलिए आप वे आवश्यक कदम न उठाकर अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं जो उस भविष्य को ठीक वैसे ही सच कर सकें। लेकिन त्रुटि के स्थान अगोचर को इसे गलत समझा जाता है। इसे अक्सर एक रूढ़िवादी बचाव के रूप में देखा जाता है जिसे वे गलत इस्तेमाल करते हैं जो अधिक जोखिम नहीं उठाना चाहते या अपने विचारों पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन जब इसे उचित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो इसका विपरीत होता है। बिल गेट्स ने ऐसी बात को अच्छी तरह समझा था जब माइक्रोसॉफ्ट एक नई कंपनी थी। उन्होंने कहा कि इस अत्यंत रूढ़िवाद दृष्टिकोण को अपनाया कि मुझे मेरे बैंक में इतना धन चाहिए कि अगर हमें अदायगी ना भी मिले तो भी हम कम से कम 1% तक कुल वेतन का भुगतान करते रहें। वॉरेन बफेट ने भी 2008 में बर्कशायर हैथवे शेयरधारकों की बात करते हुए कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए। मैंने प्रतिज्ञा की है आपसे, रेटिंग एजेंसियों से और अपने आप से, जो मैं बर्कशायर को हमेशा प्रचुर से अधिक नकद के साथ दिलाऊंगा। अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं अधिक लाभ की उम्मीद में एक रात की नींद भी खराब नहीं करूंगा। ऐसे कुछ स्थान हैं जहां निवेशकों की त्रुटि के स्थान के बारे में सोचना चाहिए। एक है अस्थिरता। क्या आप अपनी संपत्ति का 30% की गिरावट झेल पाएंगे? स्प्रेडशीट पर शायद हाँ, अपने बिल चुकाने की नकदी प्रवाह बनाए रखने में, लेकिन मानसिक रूप से 30% की गिरावट आपके जहन में क्या प्रभाव डाल सकती है, इसे कम आंकना आसान है। सबसे बड़ा असर सामने आते ही आपका आत्मविश्वास नीचे गिर सकता है। आप या आपके जीवन साथी सोच सकते हैं कि आप किसी नई योजना या फिर नए करियर का समय है। मैं ऐसे कई निवेशकों को जानता हूं जिन्होंने घाटा झेलने के बाद भी हार मान ली क्योंकि वे थक चुके थे। लेकिन क्या हो अगर भविष्य प्रतिफल कम निकले, या फिर अगर दीर्घकालिक भविष्य का अच्छा अनुमान हो और आप सेवानिवृत्ति की तारीख 2009 में जैसे भीषण बियर मार्केट के बीच में पड़ जाएं? क्या हो अगर भविष्य में होने वाला बियर मार्केट आपको भयभीत कर दे और आप अपने स्टॉक गंवा दें और फिर आगे चलकर बुल मार्केट चूक जाए और अंततः मार्केट से कम प्रतिफल कमा पाए? और क्या हो अगर आपको 30 वर्ष की उम्र में मेडिकल आपत्ति का पैसा भरना पड़े और आपकी सारी सेवानिवृत्ति बैंक खाली करनी पड़ जाए? इन सारे में अगर क्या हो प्रश्नों के जवाब जैसे आपने अनुमान लगाया था कि वैसे सेवानिवृत्ति नहीं हो पाएगा, जो एक बड़ी समस्या हो सकती है। समाधान सरल है। अपने भविष्य के प्रतिफल का हिसाब करते हुए एक त्रुटि के लिए स्थान रखें। यह विज्ञान से अधिक कला है अपने समय से निवेश के लिए, जिसके बारे में मैं विस्तार से 20वें अध्याय में बताऊंगा। मेरा अनुमान है कि वे भविष्य प्रतिफल में जो मैं अपने जीवन काल में कमाऊंगा वह इतिहास औसत की तुलना में 1/3 कम होगा। इसलिए मैं उससे अधिक बचाता हूँ जितना मैं यह मानकर चलता हूँ कि भविष्य अतीत की तरह होगा। यह मेरी सुरक्षा सीमा है। भविष्य अतीत के मुकाबले 1/3 की कहीं खराब हो सकता है, लेकिन कोई भी सुरक्षा सीमा 100% गारंटी नहीं देती मैं रात में चैन से सो सकूं। इसके लिए मैं 1/3 की बफर पर्याप्त करूंगा। और अगर भविष्य में अतीत के जैसा निकला तो यह मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य होगा। चार्ली मुंगेर कहते हैं, परम सुख प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि लक्ष्य छोटा रखना चाहिए। नसीम तालिब कहते हैं, आप जोखिम को पसंद करने वाले हो सकते हैं और विनाश से पूर्णतः प्रतिकूल भी, और वास्तव में आपको होना भी चाहिए। यह
बात आगे बढ़ने के लिए आपको जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई भी जोखिम जो आपको बर्बाद कर दे लेने लायक नहीं है। रशियन रूलेट खेलते हुए संयोगानुपात अपने पक्ष में होता है, लेकिन सुरक्षात्मक और नकारात्मक पहलू का जोखिम सकारात्मक संभवतः और योग्य नहीं है। ऐसी कोई सुरक्षा सीमा नहीं है जो जोखिम की भरपाई कर सके। लीवरेज यहाँ पर दोषी लीवरेज यानी अपनी संपत्ति को आगे ले जाने के लिए ऋण लेना नित्य जोखिम का विनाश बना देता है। तरह यह है कि कई बार तर्कसंगत आशावाद अपनी आड़ में विनाश की संभावना को छुपाए रहता है। फलतः हम जोखिम का बाकायदा कम आंकते हैं। आवास मूल्य में पिछले दशक में 30% की गिरावट आई। कुछ कंपनियां ऋण का भुगतान नहीं कर पाई। यह पूंजीवादी ऐसा होता है, लेकिन जिनके पास लिवरेज था उन्हें दोहरा विनाश झेलना पड़ा। वे न सिर्फ दिवालिया हुए बल्कि बर्बाद होने के कारण वे आपस उठ खड़े होने और सही अवसर का लाभ उठाने के लिए संभावना को मिटा दिया। एक ऐसा गृहस्वामी जो 2009 में पूरी तरह बर्बाद हो गया, उसके 2010 की कमी गिरवी दर का लाभ उठाने के लिए कोई भी संभावना ही नहीं थी। मन भ्राता 2009 के सस्ते ऋण में निवेश कर ही नहीं सकते थे। उनका काम तमाम हो चुका था। आप जो होने की उम्मीद करते हैं, त्रुटि के स्थान उसके चारों ओर की सीमा को बढ़ाने से कहीं अधिक करता है। यह आपको ऐसी चीज़ों से सुरक्षित करने में भी सहायता करता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और जो अत्यधिक कष्टप्रद घटनाएं हो सकती हैं। यूनिट के 104 टैंकों में से 20 में से भी कम काम कर रहे थे। इंजीनियरों ने तुरंत समस्या का पता लगा लिया। इतिहासकार विलियम ग्रेग लिखते हैं, अगली पंक्ति में कई सप्ताह की निष्क्रियता के दौरान खेतों के चूहे वाहनों में घुसकर रहने लगे थे और उन्होंने विद्युत प्रणाली का इंसुलिन को कतर दिया। जर्मन के लोगों के पास विश्व उसके प्रतिकृष्ट उपकरण थे और फिर भी वे चूहे से हार गए। आप उनके अविश्वास की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें होती रहती हैं। आप हर तरह के जोखिम के लिए योजना बना सकते हैं, सिवाय उसके जो इतना मूर्खतापूर्ण लगे कि कभी आपके दिमाग से ही ना होकर गुजरे। और इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीजें ही सबसे अधिक हानि पहुंचा सकती हैं, क्योंकि जितना आप सोचते हैं वे उससे कहीं अधिक बार होती हैं और आप नहीं समझ पाते कि उनका सामना कैसे किया जाए। 2006 में वॉरेन बफेट ने अपने संभाव्य प्रतिस्थापन के लिए घोषणा की कि उन्होंने कहा उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो गंभीर जोखिम को, इसलिए अगर बहुत सी चीजें किसी ऐसी चीज को चलने पर निर्भर करती हैं, वह चीज टूट जाती है। आप विनाश से कुछ ही दूरी पर हैं। यह असफलता का एकल बिंदु है। कुछ ऐसा सफलता के एकल बिंदुओं से बचने में अद्भुत रूप से कुछ अच्छे होते हैं। संपत्ति के साथ एक से बड़ा सफलता का एकल बिंदु अपने के लिए वेतन का एकमात्र निर्भरता है। जब आपके पास कोई बचत ना हो, आपके वर्तमान के खर्च और भविष्य के खर्च के बीच अंतर बनाने के लिए वह तरकीब जो अक्सर अनदेखी रह जाती है सबसे धनवान लोगों द्वारा भी, वह हमने अध्याय 10 में देखी थी। यह समझने के लिए हमें बचत करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती। कार, घर या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना ठीक है, लेकिन साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण है कि उन चीज़ों के लिए बचत की जाए जिनका आप अनुमान नहीं लगा सकते। इस सेवानिवृत्ति का पूर्वानुमान लगाना और आप अपनी बचत को कैसे खर्च करोगे यह मानकर चलना कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आप ठीक तरह से जानते हैं कि भविष्य में आपका खर्च कितना होगा, जो कोई नहीं जानता। मैं बहुत बचत करता हूं और मैं नहीं जानता कि भविष्य में इसे कैसे खर्च करूंगा। कुछ ऐसे वित्तीय योजनाएं जो सिर्फ ज्ञात जोखिम को ध्यान में रखती हैं, उनमें वास्तव में संसार में टिके रहने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सीमा होती है। वास्तव में हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग तब के लिए योजना बनाना है जब कोई भी योजना काम ना करे। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप पर ये कैसे लागू करते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14 आप बदलेंगे। चैप्टर को पढ़ेंगे हम कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जो पार्ट समझ में ना आया हो वीडियो का, जो लाइन, जो वर्ड, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको
उसका रिप्लाई करूँगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।